नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना और इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीसी की पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहा है। पहली तिमाही में आईटीसी का मुनाफा 2560 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2620 करोड़ रुपए का अनुमान जताया गया था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 13800 करोड़ रुपए रही। कंपनी की सिगरेट बिक्री भी बढ़ी है। सिगरेट बिक्री 8230 करोड़ रुपए से बढ़कर 8770 करोड़ रुपए रही है। तो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं आईटीसी के नतीजे। उम्मीद के मुताबिक मुनाफा जो कहा जा रहा है वो रहा है। पहली तिमाही में मुनाफा 2380 करोड़ रुपए से बढ़कर 2560 करोड़ रुपए रहा। और सिगरेट की बिक्री की बात करें तो बढ़कर 8774 करोड़ रुपए रही है। क्वार्टर 1 में मुनाफा बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट टीएच हरिहर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आईटीसी के नतीजों पर क्या कहेंगे? आपके ऑब्जर्वेशन उम्मीद के मुताबिक रहे? प्रॉफिट्स में ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मेरे ख्याल से जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन लगभग 5 से 6% लोअर रहा है, क्योंकि ये जो सिगरेट सेल्स के वॉल्यूम्स थे, आई थिंक दैट इज एक्चुअली बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सो बॉटम लाइन आई थिंक इट्स फाइन, बट डेफिनेटली टॉप लाइन जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम है। जीएसटी में सिगरेट को लेकर जो कंफ्यूजन था, उसका फायदा आपको लग रहा है कि यहाँ पर आईटीसी को मिला है? मेरे ख्याल से कुछ अनसर्टेनिटी जरूर था, but recently government ने एक एडिशनल लेवी लगाया है. I think ITC has not been able to pass on most of that impact to the final customer. They only been able to pass on part of the impact. So I think कुछ हद तक ITC को definitely impact ऑब्जर्व करना होगा. और इसका कहते हैं अगले क्वार्टर में, ये क्वार्टर में तो दिखाई नहीं देगा. राइट, इनफैक्ट जो जीएसटी के रेट थे वो रिवाइज हुए थे और अब सेस उसमें और जोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर में सिगरेट बिक्री की बात करें तो 8330 करोड़ रुपए से बढ़कर 8770 करोड़ रुपए रही है। तो टीएच हरिहर, आपको लगता है कि अगली तिमाही में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? मैंने जैसे कहा था ना कि अगली तिमाही में शायद प्रॉफिट पर एक इम्पैक्ट आएगा, because काफी हद तक ITC is absorbing the impact of the increase in levy. शायद से टॉप लाइन आई थिंक अगला क्वार्टर में could be in line, but बॉटम में थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है अगले क्वार्टर में. इनफैक्ट कल क्या देख सकते हैं हम शेयर में, कैसी मूवमेंट? क्योंकि जब ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया था तो एक बहुत ज्यादा शेयर लुढ़का था, लेकिन उसके बाद संभला जरूर। लेकिन अब नतीजों के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, आईटीसी जो 340 तक गया था, वो करेक्ट होकर वापस 280 तक आया था। अरे नाउ इट बाउंस अप टू 290। मेरे ख्याल से ये नतीजे के बाद शायद स्टॉक फिर से प्रेशर हो जाएगा और 290-300 का रेंज में आई थिंक फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। थैंक्स सो मच हरिहर, हमसे बातचीत करने के लिए जी बिजनेस पर। इस वक्त हमारे साथ कौस्तुभ पावस्कर एफएमसीजी एनालिस्ट शेर खान भी है। बहुत स्वागत है आपका। आईटीसी के नतीजे आए हैं, उम्मीद के मुताबिक रहे। इनफैक्ट सिगरेट की बिक्री भी बढ़ गई है, 8774 करोड़ रुपए रही है। आपके एनालिसिस? नतीजे तो इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अबाउट 2525 करोड़ का पैट, और पैट आया है 2560 करोड़। और सिगरेट बिजनेस और नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस इनफैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, बिकॉज डी स्टॉकिंग हुआ था होलसेलर्स और ट्रेड चैनल्स के लेवल पे जून में, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखे, बट 9% से ग्रो हुआ है, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है नॉन सिगरेट एफएमसीजी डिवीजन ने भी। कौस्तुभ, इनफैक्ट जीएसटी के रेट को लेकर भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने माना था कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिससे एक्चुअली कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद एडिशनल सेस जोड़ दिया गया। आपको लगता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है? उसका इम्पैक्ट हम कमिंग क्वार्टर्स में देखेंगे, बिकॉज ये चीज जुलाई में, अभी मिड ऑफ जुलाई में हुई। उसके बाद आईटीसी ने वो प्राइस इंक्रीज सिगरेट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम वॉल्यूम्स में अभी क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में देखेंगे कि हम इनफैक्ट सिगरेट सेल्स वॉल्यूम में गिरावट भी देख सकते हैं उसके कारण। बट सिंस कंपनी हैज टेकन द प्राइस इंक्रीज, और पहले भी उन्होंने प्राइस इंक्रीजेस लिए थे बजट के पहले, तो ओवरऑल आई थिंक मार्जिन्स सिगरेट बिजनेस में मेंटेन रहेंगे, बट वॉल्यूम्स में गिरावट देख सकती है। होटल ऑपरेशन बिक्री भी कंपनी की थोड़ी बढ़ी है, 300 करोड़ रुपीस वर्सेस 290 करोड़ रुपीस, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए होटल ऑपरेशंस, इनफैक्ट होटल के लिए ये क्वार्टर एक बिजनेस क्वार्टर नहीं माना जाता, सेकंड हाफ ही बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। तो लेकिन फिर भी एक लीन पीरियड में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन कंपेयर टू होटल, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट दो बिजनेसेस है, सिगरेट्स और नॉन सिगरेट एफएमसीजी, आई थिंक वो बिजनेसेस ने काफी अच्छा किया है। इनफैक्ट निवेशकों को अब क्या करना चाहिए ट्रेड करने के लिए? जब मार्केट खुलेंगे तो आईटीसी में किस तरह के का रुख रखें अब? देखिए, हमारा तो होल्ड रिकमेंडेशन है और वो शायद बरकरार ही रहेगा, बिकॉज जो कंसर्न्स है ओवर द सिगरेट बिजनेस में वो हालांकि रहेंगे ही, बिकॉज वॉल्यूम्स पे एक रिस्क लग रही है बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस, और आगे के 2-3 क्वार्टर्स में समझ पाएगा कि कैसे वॉल्यूम मोमेंटम रहेगा सिगरेट बिजनेस में, और वही हमें बता देगा कि कैसे परफॉर्मेंस रहेगा आईटीसी का कमिंग ईयर्स में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कौस्तुभ पावस्कर से बातचीत करने के लिए। तो आईटीसी के नतीजे जो आए हैं उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं, और जो कंपनी की सिगरेट बिक्री है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये भी बताएं आपको कि जो होटल ऑपरेशन बिक्री है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही पहली तिमाही में जो मुनाफा है 2560 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2620 करोड़ रुपए का अनुमान जताया गया था। चलिए, वहीं आईसीआईसीआई बैंक के भी आज नतीजे आए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। पहली तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 2050 करोड़ रुपए रहा और 2150 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान जताया गया था। बैंक के ग्रॉस एनपीए में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एनपीए 7.89% बढ़कर 7.99% रहा। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक का एनआईआई 5158 करोड़ रुपए से बढ़कर 5590 करोड़ रुपए 5590। I'm very happy to say that in this quarter we have seen some very encouraging trends in our performance. The three clear encouraging trends are our improvement in asset quality trends. The three very clear encouraging trends are our healthy loan growth, our improving profit trends, and our improving asset quality trends. I'd like to highlight some of the very key areas of our performance for the quarter. The first highlight is our focused approach to growth. The bank has been following a very focused approach to growth in line with the objectives of improving our portfolio mix through lending more to retail business and to higher rated corporate clients. तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर को भी आपने सुना। इनफैक्ट आज मारुति सुजुकी के भी नतीजे आए हैं। पहली तिमाही में नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। अप्रैल जून 8% बढ़कर 1550 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं कंपनी की आय 16,996 करोड़ रुपए से बढ़कर 19,780 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की नेट बिक्री में भी करीब 17% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का बिटा 5% बढ़कर 2,331 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ये भी आपको बताएं कि शिखा शर्मा को एक्सिस बैंक की दोबारा कमान दे दी गई है। उन्हें दोबारा एमडी सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी। 3 साल तक वो इस पर बनी रहेंगी। पहले उनके एक्सिस बैंक छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। आज खबर यह भी आई कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल वॉलेट ब्रांड फ्री चार्ज को खरीदने के लिए करार कर दिया है। डील करीब $6 करोड़ यानी करीब 385 करोड़ रुपए में होने की उम्मीद है। और इस खरीद के साथ ही एक्सिस बैंक की डिजिटल पेमेंट में पहुंच काफी बढ़ जाएगी। हालांकि सौदे के बाद भी फ्री चार्ज एक अलग संस्था के तौर पर काम करती रहेगी। डील के बाद फ्री चार्ज के 200 कर्मचारी भी एक्सिस बैंक से जुड़ जाएंगे और फ्री चार्ज के पास 5 करोड़ रजिस्टर्ड वॉलेट यूजर्स हैं, करीब 2 लाख मर्चेंट है और फ्री चार्ज का इस्तेमाल मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, ब्रॉडबैंड पेमेंट और दूसरे यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए किया जाता है। डील पर रेगुलेटर्स की मंजूरी लेनी होगी और एक्सिस बैंक को उम्मीद है कि सौदा सितंबर 2017 तक पूरा हो जाएगा। I think the opportunity and the challenge for us and the Free Charge team together
is to say, how do we leverage the strength of the two organizations to do something which is uniquely different and distinctive in the marketplace? I think the focus has to be user convenience, and the whole transition process will be to make sure that the user convenience only becomes better. Now, whether the wallet we use is the FreeCharge wallet or the bank wallet, I think we have to engage with the regulator and we will figure out what's the right answer there. But we will make sure that there's no discontinuity as far as user experience is concerned. It should only get better. वही शेयर मार्केट में आज के कारोबार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार की अच्छी शुरुआत हुई और इंट्राडे में निफ्टी 10,100 के स्तर के पार निकल गया था। कारोबारी सत्र के आखिरी आधे घंटे में बाजार पर दबाव दिखा और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। बैंक और कैपिटल गुड शेयरों में आज खरीदारी थी। बैंक निफ्टी, रिलायंस और आईटीसी। रिलायंस अभी भी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि बैंक निफ्टी 24,650 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। किंग, रिलायंस, आईटीसी, अगर इनमें से कोई डैमेज नहीं होता है तो मेरे ख्याल से बुल्स पकड़ और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। कि नेक्स्ट जो सीरीज है उसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव नोट पे होने के चांसेस बहुत हैं और 10,200 तक जाने के चांसेस निफ्टी के बहुत ज्यादा हैं। और अगर बैंक निफ्टी 24,800 को क्रॉस करता है तो बहुत ज्यादा बुल्स की पकड़ और स्ट्रांग होती जाएगी। तो अभी तो 24,800 तक ही लग रहा है मेरे को बैंक निफ्टी। पहले आगे बढ़ते हैं। अब भारत में चाइनीज मोबाइल कंपनियों ने अब दादागिरी शुरू कर दी है। जानी मानी चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने मंगलवार को बिना कोई नोटिस दिए 60 कर्मचारियों को निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी पिछले 60 दिनों में करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। सवाल ऐसे में यह है कि जब भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए ये कंपनियां प्रमोशन और एड पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में हाय हाय क्यों हो रही है? ये दो तस्वीरें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो की हकीकत बयान कर रही है। ये वो कंपनी है जो भारतीय बाजार में पैठ जमाने के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भारत में छा जाने के लिए क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप ले रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा ये है कि इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने मंगलवार को 60 कर्मचारियों को निकाल दिया और ये पहली बार नहीं, पिछले 60 दिनों में कंपनी ने करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी की है। छटनी के विरोध में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ कंपनी के गार्ड और बाउंसर्स ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी के साथ कंपनी के बाउंसर्स ने हाथापाई भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया, साथ ही सैलरी भी नहीं दी गई। बर्खास्त कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। सर, मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे अब इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया। 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। उधर वीवो की दलील है कि कंपनी ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला है। कंपनी ने कहा कि छटनी का फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक है। उत्पादकता में सुधार के लिए कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को निकाला है। वीवो ने कहा कि कंपनी नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स का सख्ती से पालन करती है। निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। वीवो ने दावा किया है कि हंगामे से फैक्ट्री में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वीवो ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वीवो ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ 5 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 2199 करोड़ रुपए का करार किया। इतना ही नहीं, प्रो कबड्डी लीग की स्पॉन्सरशिप करीब 300 करोड़ रुपए में हासिल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वीवो क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में इतनी हाय हाय क्यों हो रही है? भारतीय बाजार में मोटा मुनाफा कमाने के बाद भारतीय कर्मचारियों के करियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया।
अगर आपको लगता है कि नोटबंदी पर इनकम टैक्स का एक्शन खत्म हो गया है तो दिमाग से ये वहम निकाल लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स के बाद अब इनकम टैक्स विभाग की नजर बड़े कारोबारियों पर है। इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के दौरान कॉर्पोरेट खातों में बड़ा कैश डिपॉजिट करने वाले कारोबारियों का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है और उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े जूलर हैं, डायमंड मर्चेंट हैं, कपड़ा व्यापारी हैं या बिल्डर हैं और आपने नोटबंदी के दौरान अपने कॉर्पोरेट बैंक खाते में बड़ा कैश जमा कराया है तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज या कल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है और पूछ सकता है कि आपने ये कैश कहां से कमाया। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी शुरुआत कर चुका है। दरअसल नोटबंदी के दौरान कई बड़े कारोबारियों ने बैंकों में कैश ये कहकर जमा कराया था कि उन्होंने ये बिजनेस से कमाया है। अब इनकम टैक्स विभाग उन सभी कारोबारियों को नोटिस के साथ उनके कॉर्पोरेट खातों की ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजकर उनकी इनकम का सोर्स पूछ रहा है। आईटी डिपार्टमेंट कारोबारियों से कुछ इस तरह के सवाल भी पूछ रहा है, जैसे किस कस्टमर से कैश में डील की गई, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड कस्टमर की पूरी डिटेल्स अलग अलग दें, क्या कस्टमर के पास उसका पैन नंबर है। आईटी विभाग कारोबारियों के जवाब की सच्चाई की जांच भी कर सकता है। नोटबंदी के बाद आईटी विभाग ने इंडिविजुअल से कैश डिपॉजिट के बारे में जानकारियां मांगी थी। विभाग ने उन सभी लोगों को नोटिस भेजा था जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 1 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम जमा कराई थी। अब इन छोटी मछलियों के बाद इनकम टैक्स विभाग बड़ी मछली को पकड़ने की मुहिम छेड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां पर सत्ता से बाहर होते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने आज लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। ईडी ने रेलवे में होटल टेंडर मामले में एक केस दर्ज किया है। आपको बताएं कि लालू यादव पर रेलवे में होटल टेंडर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसकी जांच भी चल रही है। आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने के मामले में सीबीआई पहले ही लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और सीबीआई ने लालू यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। साथ ही लालू प्रसाद यादव की सांसद बेटी मीसा भारती के खिलाफ भी बेनामी संपत्ति मामले में जांच चल रही है। तो बिहार में 20 महीने पुराना जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन टूटने के बाद आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। आज सुबह करीब 10 बजे नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने बुधवार शाम करीब 6:30 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हमने जो भी निर्णय लिया है, कल भी कहा था, बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में, न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है और बिहार वासियों को आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है। पहले की तुलना में निश्चित आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा और जो एनडीए की सरकार का जो शुरू का 7.5 साल था उसमें जिस तरह का विकास और काम हुआ है उसी प्रकार का विकास और काम इस बच्चे में 40 महीनों में बिहार के अंदर दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी को बधाई। बिहार की तरक्की और संपन्नता के लिए साथ काम करने की दिशा में उत्सुक हूँ। 28 जुलाई यानी कल नीतीश कुमार सरकार बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारी सरकार ठीक तरीके से चल रही थी, कोई विवाद नहीं था। अगर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्यों पर जो लगे भ्रष्टाचार के बेनामी संपत्ति के मामले थे, उस पर अगर वो ठीक से सफाई देते तो सरकार को कोई जोखिम नहीं था। सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश सरकार ने आज तक ना कॉम्प्रोमाइज किया है, ना करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार के सवाल पर भी
ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ना करेंगे, सरकार रहे या ना रहे। नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार आरजेडी के साथ, 4 बार एनडीए के साथ सरकार बनाई है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिन तक एनडीए के साथ बिहार के सीएम बने थे। 24 नवंबर 2005 से 26 चलिए आपको बताएं कि कैसे कल बिहार की जो सियासत है उसमें भूचाल आया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर नीतीश ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, लेकिन इस बार साथी कोई और था। आगे अब बिहार के बाद रुख कर लेते हैं गुजरात का। वैसे बाढ़ से तो आधा भारत बेहाल है, लेकिन गुजरात में हालात बद से बदतर हैं। सिर्फ गुजरात में ही बारिश और बाढ़ से 123 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तो हालात ऐसे ही बने हुए हैं और देश भर में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बल सभी युद्ध स्तर पर बाढ़ से पैदा हुए हालात से लगातार लड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गुजरात में जल सैलाब ने क्या तांडव मचाया हुआ है। कई इलाकों में जो एनडीआरएफ की टीम्स है, सेना है, वो लोगों को सुरक्षित जगहों तक रेस्क्यू करके पहुंचा रही है। तो इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मुश्किल में है। नदियों में पानी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को बनासकांठा जिले में बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल हैं। बनासकांठा में हालात की गंभीरता को देखते हुए आर्मी को लगाया गया है। यहाँ राहत कार्य में आर्मी की 15 टीम और 12 नाव दिन रात काम कर रही हैं। इस दौरान आर्मी ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बाढ़ की वजह से गुजरात के सैकड़ों गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट चुका है। इन इलाकों में प्रशासन की पहुंच भी नहीं है। ऐसे में खुद गांव वाले ही एक दूसरे को जागरूक करने में जुटे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया। वहीं लोगों को मेडिकल सुविधा और खाना पहुंचाने के लिए सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुटी हैं। गुजरात में थोड़ा बारिश ज्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम लोगों को, इसलिए खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए अपना जो BAPS स्वामीनारायण संस्था है और वो संस्था की तरफ से जो अपना अटलादरा बड़ौदा मंदिर, वहाँ जैसे BAPS मंदिर में छे लोगों के लिए खाने के लिए यहाँ से फूड पैकेट तैयार होता है। ऊपर से आदेश आया है गवर्नमेंट से कि भाई लोगों के लिए तुम थोड़ी राहत करो। तो जैसे हमारा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से यहाँ फूड पैकेट की सब सेवा हो चालू है। यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवक भी आ रहे हैं। बारिश की वजह से अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, यूपी और बिहार में भी हालात खराब हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में नर्मदा कैनाल के आसपास के गाँव को खाली कराया गया। झारखंड के जमशेदपुर में हालात का जायजा लेने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। चलिए बात कर लेते हैं कि खान और अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल की, जिसको लेकर लोगों में काफी क्रेज है। इसका ट्रेलर पहले ही धूम मचा चुका है, लेकिन फिल्म में ऐसा क्या है जिसे लेकर अनुष्का शर्मा काफी ज्यादा एक्साइटेड है? इसी पर बात की है जी मीडिया संवाददाता एक तस्सूरी ने। मेरी फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज हो रही है ऑन 4th August, thanks. And you must come and watch with your entire family because it's highly entertaining. नीट लड़कियों की क्या खासियत होती है? नहीं, मैं तो नीट एंड क्लीन हूँ, मैं तो बिल्कुल कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, प्रॉपर हूँ। जो मोनोगमस होते हैं बाय नेचर, वो नीट एंड क्लीन होते हैं। आपका नाम क्या है? सेजल। सेजल का मतलब है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, सच्ची मैं सेजल से चला लूंगा। Actually, I don't understand what's your problem, huh? अनुष्का, जो अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेलर में नहीं मिली वो मैं आपको देना चाहती हूँ। सेजल का मतलब क्या है? वो तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सेजल के नाम का मतलब जानने के लिए? मतलब हमने फिल्म क्यों बनाई है, इसी के लिए तो फिल्म बनाई है। ओ प्लीज ये मत कहो कि अब जब हैरी और सेजल मिलते हैं तो सिर्फ सेजल का मतलब पता चलेगा। प्लीज ये मत बोलो। Yeah, that apart from other things.
मेरी रिंग खो गई है। रिंग? अरे मेरी एंगेजमेंट हुई ना इस ट्रिप में, तो मेरे फियांसे ने जो मुझे रिंग दी थी वो गायब है। आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यू नीड मुझे वो रिंग ढूंढनी है, वो लिए बिना मैं नहीं वापस जाऊंगी। That ring is a family ring, so it is a very huge importance to the family and बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है because she's lost a family ring, you know, जो इतने मतलब सदियों से फैमिली में चलती आई थी, तो ना उसको ईगो में आ गया उसका कि मतलब आई विल फाइंड दैट रिंग बैक, सब मेरी ऐसे मतलब यू नो मेरे को ऐसे रिडिक्यूल कर रहे हैं। मेरा तिहाई सवा है। मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम। चीप। हाँ तो तुमको ये प्रॉब्लम है नहीं, मुझे तो नहीं है। तुम चीप हो गंदे आदमियों पर, मैं तो नहीं हूँ ना गंदी औरत। आई एम तो नहीं। चलिए इसी के साथ न्यूज 360 में बस इतना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।